नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मुझे खेद है कि 2 दिन से आपको ये लेक्चर्स यानी कि कल ये लेक्चर आपको नहीं प्राप्त हो सका था। आज ये लेक्चर आपको मिल रहा है जिसमें हम आज लेक्चर एक्चुअली 14 को देखने वाले हैं। ठीक है, थंबनेल पे आपने देख लिया कि मैंने करेक्ट लिखा हुआ है वहाँ पर। तो लेक्चर 14 आज हम यहाँ पर देखेंगे। और थोड़ा सा ये कि इसकी पीपीटी बनाने का समय नहीं मिला मुझे, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से बड़ी मुश्किल से मैं अभी कैपेबल हो पा रही हूँ उसको पढ़ाने के लिए। फ़िलहाल जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि पार्ट 2 है यूपी स्पेशल का, जो कि दृष्टि आई घटना चक्र में हम पढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको निरंतर देखिए। वैसे ही ज्योग्राफी की सीरीज़ जो चल रही है वो उसमें 20-25 साल के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। यूपी पीएससी के लिए या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद 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 ज़रूरी है। उसका लिंक मैं यहाँ डाल दे रही हूँ, उसको देखते रहिए निरंतर। आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये तो है यूपी पीएससी और आरओ के लिए। कोशिश है कि आरओ से पहले ही लेक्चर्स हो जाए, नहीं तो यूपी पीएससी से तो काफ़ी पहले हो जाएंगे। और इसी पर बेस्ड आपके कई सारे मतलब 100 400 500 समथिंग क्वेश्चंस जो हैं आपको मैं कराने की कोशिश करूँगी, ताकि आपका पीवाईक्यू रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पर जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल ग्रुप है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप डायरेक्ट मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड में वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और जो भी नए नए प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जा रहे हैं वो आपको अवेलेबल हो सके। और जितने भी प्रोग्राम्स मेरे चैनल पर पड़े हैं, जितने भी लेक्चर्स, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्जेस नहीं है। तो बेझिझक एनी टाइम आप उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट 1 के अंतर्गत, पार्ट 1 जो मैंने आपको यूपी स्पेशल पढ़ाया था, उसमें हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर कर लिया था। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 13, तो प्लीज़ पहले जाके वो देखिए, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। और आज हम यहाँ पर लेक्चर 14 यूपी स्पेशल पार्ट 2 देख रहे हैं, दृष्टि आई करंट अफेयर्स बुक का। अभी तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, आज का पहला टॉपिक क्या कहता है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो जैसे कि हमने कहा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो ये किससे संबंधित है? मवेशियों की नस्ल में सुधार करने के संबंध में इस नंद वाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर देखिए, मवेशियों की नस्ल में सुधार होगा तो दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ावा होगा, है ना। तो इसीलिए इस मिशन को यहाँ पर शुरू किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हमें क्या याद रखना है कि स्टार्टिंग वाला जो फेज़ होगा ना, उसमें जो ये योजना है, पहले फेज़ में उत्तर प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों जैसे अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। तो ये हिस्सा जो है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एक बार देख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि वो बोल दे कि ये जो 10 प्रदेश, ये जो 10 मंडल है एक साथ इसमें शुरू किया जाएगा, जबकि यहाँ पर प्रारंभिक चरण में सिर्फ फर्स्ट फेज़ के अंतर्गत इतने 10 मंडल मुख्यालयों को चुना गया है। ठीक है, आकांक्षी नगर योजना, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ना है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो 2023, तो वाराणसी यूपी में आयोजित होगा, बस हमें इतना याद रखना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023, तो देखिए इस विधेयक में क्या है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का चयन किया जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है ये याद रखना है, प्रयागराज में है। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पर ये पीटी के लिहाज से ये हिस्सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत। क्यों? क्योंकि ये जो आयोग बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, ये उच्च शिक्षा विभाग, मध्यम शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग के शिक्षकों को चयन का कार्य नियमित, त्वरित और पारदर्शी समय से पहले कराएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा सेवा में जो चयन की बात करी, तो ये इन सबका ध्यान रखना कि इस आयोग के अंतर्गत किस शिक्षा विभाग की बात की जा रही है, शिक्षकों की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब है गांडीव 5। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? पुलिस मुख्यालय लखनऊ में ये संयुक्त अभ्यास जो है आयोजन किया गया है। और ये आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने के लिए बनाया गया। तो नेशनल, ये देखें एनएसजी के द्वारा, ठीक है, एनएसजी के द्वारा, आप देखें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा, ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए इसको बनाया जाएगा। गांडीव 5, तो याद रखना है किससे संबंधित है मेनली, है ना। इसके बाद यहाँ पर आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? व्यापारी कल्याण दिवस, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून को ये दिवस मनाने का। तो किस दिवस की बात कर रहा है ना, तो कब ध्यान रखना है, एक लिस्ट बना लीजिए दिवस, और वो कब मनाए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उनकी डेट डाल लेना और जितने दिवस है उनके नाम यहाँ पर लिख लेना। इससे कुछ क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है।
ठीक है। इसके बाद नोएडा में ये वेद पार्क बनाया जा रहा है, वेद वन पार्क, तो ये तो पता ही है। इसके बाद गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान, ये क्या है, तो ये क्या है, 5 कवियों को प्रदान किए जाने की इसमें घोषणा की गई है। तो पीटी के लिहाज से यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरस्कार के लिए चयनित कवि और उनकी रचनाएं यहाँ दी गई हैं, और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पीटी में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार, है ना। तो जैसे कि पंकज प्रसून तब गीतों ने साथ निभाया, एक इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। डॉक्टर प्रभांशु कुमार, डॉक्टर प्रभांशु की कमल से काव्य संग्रह, तो देखिए प्रभांशु प्रभांशु आ गया तो आप देख ही लेंगे। निशा सिंह नवल, तो मैं निशा हूँ, ठीक है। कृष्ण कुमार कनक कनक, तो उलझाता छवि जाल तुम्हारा। वेदमित्र शुक्ला, एक समंदर गहरा भीतर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करेंगे पुस्तक और पुरस्कार, कवि और उनकी रचनाएं, तो याद रहेगा, और इससे प्रश्न 100% बनने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर याद कर लेना है। इसके बाद है आपका ओवारा डी तापीय परियोजना, तो ये किससे संबंधित है, ये पहले आपको देखना है कहाँ पर है, तो ये सोनभद्र की यहाँ पर बात करा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये जो मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना का 70% अंश जो है, यानी कि 70% का जो फाइनेंस है वो वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करके, और जो बचा हुआ 30% है वो वित्त पोषण एनटीपीसी और राज्य सरकार द्वारा 50-50 अनुपात में किया जाएगा। इसको इस तरह से समझिए, यहाँ पर इसको समझते हैं, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या कहने का तात्पर्य इनका, कि जो ये परियोजना है ना, मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना में, इस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना में 70% का फाइनेंस दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फाइनेंस जो है वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करके दिया जाएगा, और बचा हुआ जो 30% है, इस 30% का जो वित्त पोषण है उसमें 15% कौन देगा, 15% देगा आपका एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी देगा, और बाकी का इसका 15% कौन देगा, ये स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 50-50% दे रहे हैं ना, मतलब कि आधा आधा दे रहे हैं ना, 50-50% यानी 15-15% दे रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, और एनटीपीसी दे रहा है, और पूरा 70% आपका कौन दे रहा है, मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपसे हो सकता है ये टर्न करके कुछ घुमा फिरा के यहाँ पर इस तरह से प्रश्न बन जाए, तो आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, याद कर लीजिए इसको, है ना। इसके बाद है पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ हुआ है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, हमें ध्यान रखना है। इस ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना था, ठीक है। तो राज्य में जो भी चीज़ें का प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी जो सर्विसेज है उनको प्रदर्शित करना है। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश का अभिलेख को स्वीकृति मिली है, और ये चित्रकूट में है, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, ये चित्रकूट की बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। पीटी के लिहाज से ललितपुर का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप देखेंगे इस जिले में बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में प्रदेश में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली है। तो कहाँ पर मिली है, ललितपुर में। तो ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के संदर्भ में। तो पहला फार्मा पार्क कहाँ पर, ललितपुर की बात कर रहा है, ठीक है। आजमगढ़ की यहाँ पर बात करें, जो आजमगढ़ में यहाँ पर क्या है, कि पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, हरिहरपुर। अब ये पीटी में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई संगीत घराने हैं, नृत्य घराने हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि अब बैकग्राउंड से पूछेंगे कि किस घराने की बात कर रहे हैं ये। तो जो यहाँ पर नाम दिए गए सारे देखिए, पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, तो ये सब क्या है, हरिहरपुर घराने से संबंधित हैं। किसके, हरिहर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है इन्होंने अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में आजमगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ठीक है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है, उसका उद्देश्य क्या है, मेन इसको समझिए। उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन यानी कि दुग्ध का डेवलपमेंट और उसका प्रोडक्शन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए ये दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गाँव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने की बात करता है, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या कहता है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लीजिए। ये उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, अब क्या है इसमें देखिए,
इसमें ये है, पहले यहाँ पर इसको देखिए। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र का जो विकास करने में सक्षम है या इच्छुक हों, वो सहभागी बन सकते हैं। किसके अंतर्गत? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत। तो इसका पहला हमें पॉइंट तो ये समझ आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो योजनाकर्ता लोग हैं ना, लोगों को विकास कार्य परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन और लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि 60% धनराशि जो है उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन और लागत की 40% धनराशि स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध करानी होगी। तो किसके किसके द्वारा? 60% यहाँ पर जो योजना करता है, इसमें लोग जो शामिल होंगे वो कराएंगे, और बाकी की 40% मतलब कि मान लीजिए कोई रोड बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का रोड बन रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना हम। तो इसमें से 60% जो देंगे पैसा वो कौन होगा? जो लोग इसमें इच्छुक होंगे, जो बाहर काम कर रहे हैं या विश्व में कहीं भी काम कर रहे हैं, वो इच्छुक होंगे यहाँ पर विकास में, वो पैसा देंगे। बाकी का 40% वहाँ अपनी स्टेट गवर्नमेंट देगी, यानी कि यूपी गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह से यहाँ पर धनराशि का बंटवारा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के भी मध्य समझौता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने व्यवसाय को बढ़ाने इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो कर्मी है ना, कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने में हस्ताक्षर मतलब कर रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, इस तरह से विद्यालयों में एडमिशन लीजिए, लेकिन हम भी क्या है कि अपने व्यवसाय को बढ़ाने में प्रांत में जो भी कंपनियां स्थित हैं, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो काम करने वाले हैं उनको कोरियाई भाषा की शिक्षा से उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको कोरियाई भाषा से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? बस इतना देख लीजिए, लखनऊ में हुआ है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है कुछ भी। स्कूल चलो अभियान, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि स्कूल चलो अभियान जो है ये आप देखेंगे विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ है। स्कूल चलो अभियान और विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और ये इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने क्या किया है? मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी किया है। याद रहेगा, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल भी इन्होंने शुरू किया। पीटी के लिहाज से यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि इसका जो शुभारंभ है 1 जुलाई 2017 को किया गया था। तो हो सकता है स्कूल चलो अभियान 2023 लिख दें और डेट आपको दे दें ये, तो आप सोचो नहीं 2023 की बात कर रहा है, तो हमने तो 2023 पढ़ा था, जबकि ये जो यहाँ पर अभियान की बात कर रहा है वो 2017 में शुरू किया गया था। यहाँ तक याद है? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जैसे यहाँ पर मिशन शक्ति और इन सब की बात कर रहा है, रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा है, तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, है ना, ध्यान रखनी होंगी। चलिए अब हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, इसमें और क्या बातें कह रहे हैं इसके अंतर्गत। यहाँ पर एक लाइन लिखिए, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रेशम कृषि मेला 2023। क्या है? रेशम कृषि मेला 2023। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया है, पहली चीज़। ठीक है, गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 करना है, यानी कि 10 गुना बढ़ाना है। ठीक है, 10 गुना बनाना है, तभी तो 600 होगा ना। इसका लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 प्रकार के रेशम, ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। वो कितने प्रकार के रेशम है? 3 है, लेकिन कौन कौन से? रेशम शहतूती गोरखपुर, एरी कानपुर और टसर सोनभद्र का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये फोकस करना है क्योंकि लोकेशन भी दे रहा है। रेशम शहतूती गोरखपुर से, एरी कानपुर से, टसर सोनभद्र का उत्पादन होता है, हमें यहाँ पर ये याद रखना है। इसके बाद वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023, तो क्या है ये 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इसको शुरू किया, और ये आयोजन जो है विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीवी डे के अवसर पर किया गया है। तो यहाँ पर वर्ल्ड टीवी डे कब हुआ है आपका? ये याद रखना है, 24 मार्च की बात कर रहा है। ठीक है, 24 मार्च के कौन सा दिवस होता है? विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीवी डे होता है। और इस बार का अगर हम थीम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इस विश्व क्षय रोग दिवस कब होता है? 24 मार्च को होता है, पहली चीज़। ठीक है, अब 2023 का थीम क्या है? हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, यस वी कैन एंड टीबी, तो इसका थीम हो गया। ठीक है,
अगला टॉपिक हमारा आज का क्या कहता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 की बात कर रहा है। यहाँ पर बस ये याद रखना कि वो 4 जिले कौन कौन से चयनित किए गए इसके लिए, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में जो है किया गया है। कौन कौन से, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में। क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है ये, हरदोई में है। बस हमें इतना याद रखना है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, तो मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री कहाँ पर है, हरदोई में है। ठीक है, बस इतना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश खेल नीति, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश खेल नीति क्या है 2023, तो ये राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना इसके लिए की जाएगी। किसके लिए, उत्तर प्रदेश खेल नीति। पॉलिसी की बात करें, टारगेट्स होंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में 3 डिवीजन में बांटा गया, जैसे ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी। अब भाई खिलाड़ियों का डिवीजन होगा, उसके लिए प्राधिकरण यहाँ पर स्थापित किया गया। तो कितने प्रकार के खिलाड़ी, ग्रास रूट के स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी, उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अगला यहाँ पर हम देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या, यहाँ पर इसी के अंतर्गत क्या कहते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो है इसमें 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा और नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि ये जो खेल नीति है इसमें ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा, उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष भी इसमें बनाया जाएगा फंडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या कहता है कालिंजर महोत्सव 2023। अब जैसे कालिंजर का नाम आया तो पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, होमवर्क के तौर पे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अकबर के बारे में आपको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, अकबर जो है उनके अभियान के क्रम क्या है, तो आपका काम क्या होना चाहिए कि अकबर के बारे में पता होना चाहिए, अकबर के जो भी अभियान रहे हैं उनके क्रम क्या हैं। ठीक है, तो उसमें ये सारे क्रम को हमें एक सीरीज़ वाइज लगा के देखना होगा। ये आपके हिस्ट्री का जो PYQ है ना उसमें आराम से मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कालिंजर की जो बात हो रही है, इसके बाद नीचे देखेंगे बांदा जिला में कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर जो कालिंजर की बात हो रही है, जेजाम भुक्तियों का आप देखेंगे एक साम्राज्य था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय हासिल की और इसे जो गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, इसको जो है गिफ्ट में दे दिया। किसकी बात कर रहे हैं, ये कालिंजर की जो बात यहाँ पर की जा रही है। तो जेजाम भुक्तियों का एक साम्राज्य था जिसे अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की और इसको बीरबल को गिफ्ट में दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह की हिस्ट्री के साथ साथ आप इसको समझेंगे तो आप एक बेहतर आउटपुट निकलेगा, आपकी बेसिक्स भी रेडी होता जाएगा साथ साथ में। तो इससे क्या मतलब है कि आप PYQ देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए PYQ का होना, पता होना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बेसिक्स पता नहीं होगा, कितना भी रट लेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी ड्यूटी है, वो मैं साथ साथ करा रही हूँ। जो होमवर्क आपको दिया जाता है उस पर काम ज़रूर करें, चाहे किसी किताब से करें या फिर गूगल से करें। अब वो आप देख लीजिए अपना, है ना। इमलिया कोडर गांव जो है ये पहला आदिवासी संग्रहालय है, थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया, वो ये याद रखना है। ये बलरामपुर जिले में है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, तो ये नीति जो है ये नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी आने वाले 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। और उत्तर प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना होगा। ठीक है, और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों को निर्यात को प्रोत्साहित करना होगा और इसमें व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, 35%। अब सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड की बात हो रही है, तो अब ये दूसरा टॉपिक है, माफ़ी चाहती हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन यूपी का रहा है, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे हैं। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात कर रहा है तो आपका होमवर्क क्या होना चाहिए, हालांकि ये होमवर्क मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, नहीं किया होगा तो आपका प्रॉब्लम है। होमवर्क के मामले में आपको क्या करना था, जितने भी यूपी के CM हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी, इससे एक प्रश्न बनेगा, 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पहले पूरी लिस्ट तैयार करनी है यूपी के जितने भी CM रहे हैं। इसके बाद उसमें आपको देखना है कि जो 2 महिलाएं, मेरे ख्याल से 2 ही महिलाएं हैं जो CM के तौर पर चुनी गई हैं, मैंने इनका नाम भी पहले बताया था, तो उनको लिखिएगा कि वो 2 महिलाएं कौन है जिनको CM के तौर पर अलग अलग समय पर यूपी में चुना गया था। तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। यूपी की अलग से बुक आएगी, उसमें भी है, मैंने भी अपने चैनल पर यूपी स्पेशल की वीडियोस डाली हैं, उसको जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगी। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अगला टॉपिक है श्रेयस हरीश, तो ये 10 फरवरी यहाँ पर कह रहे हैं कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023,
वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के तहत सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया। सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया है। और हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। कौन? श्रेयस हरीश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद क्लाशनकोव जो है AK-203 असॉल्ट राइफल, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये अमेठी में स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में जो है ये राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। तो अमेठी से संबंधित है, बस हमें इतना याद रखना है, किससे? कोरवा आयुध फैक्ट्री की बात कर रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आज का क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर नीचे देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। अब यहाँ पर 2023 की बात कर रहा है, लेकिन अभी क्या है, 2024 का हो चुका है, पुस्तक उससे पहले छपी है। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी क्या है 2023 में क्या है वो तो देख ही लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या दीपोत्सव विषय पर झांकी को तीसरा स्थान मिला था। और 2022 में किसको मिला था? एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और काशी विश्वनाथ धाम पर विषय पर मिला था उत्तर प्रदेश की दोनों बार। अब इस बार आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कि 2024 की थीम क्या है। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए इसका, 2024 की थीम क्या है और इस बार की पहली जो झांकी जिसको पुरस्कारित किया गया है वो क्या है। अगर यूपी है तो ठीक है, नहीं है तो यूपी को की झांकी जो निकली होगी उसमें उसको क्या स्थान प्राप्त हुआ है वो भी बताना है। ठीक है, थीम तो बताना ही बताना है, अब याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? तो पद्म विभूषण जो है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला है, ये रक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है, बस इतना देखना है। उत्तर प्रदेश आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है मिलेट्स यानी कि कदन यानी कि मोटे अनाज पुनरुद्धार कार्यक्रम यहाँ पर शुरू कर रहा है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको छोड़ देते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार / रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 200 साल 2020-21 और 21-22। ठीक है, 2020 से लेके 22 तक का क्लियर है। तो ये क्या है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखना है उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर। अब इससे क्या पता चला, उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है 24 जनवरी क्या है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। आप देखेंगे 1950 से पूर्व, अगर हम देखेंगे 1950 से पूर्व जो है उत्तर प्रदेश को यूपी का नाम दिया गया था, यानी कि यहाँ पर यूपी का नाम दिया गया था। संयुक्त प्रांत की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का नाम जो है बाद में 1950 के बाद पड़ा। आज़ादी से अब तक जो है संयुक्त प्रांत की बात हो रही थी। आज़ादी के समय पर भी संयुक्त प्रांत ही नाम था, इसके बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, तो 1950 से पहले भी हम कह सकते हैं कि संयुक्त प्रांत था, लेकिन आज़ादी के बाद फिर इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। तो हमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बैकग्राउंड के, उसका दिवस कब मनाया जाता है उसको देख लेना, क्योंकि प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब हम पेज नंबर 158 पर आते हैं। पेज नंबर 158 पर अब हमें, ये आज का हमारा लास्ट पेज है इसका यूपी स्पेशल का। तो आज जो इसमें यूपी स्पेशल का टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है इसी संदर्भ में जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, तो ये यहाँ पर क्या है तरुणा शर्मा जूडो वेटरन वर्ग और मनीषा भाटी वुशु को दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि 2022-23 में भी यहाँ पर इसी पुरस्कार, अब बताना है कि 22-23 में ये पुरस्कार जो है किसको दिया गया है। ठीक है, किसको? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है लक्ष्मण पुरस्कार। ठीक है, क्या आता है? लक्ष्मण पुरस्कार। तो 21-22 में किसको दिया गया ये हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद लक्ष्मण पुरस्कार आप देखेंगे कि 22-23 में जो है सामान्य वर्ग में, ठीक है, सामान्य वर्ग के अंतर्गत बता रही हूँ, राजकुमार पाल को दिया गया है हॉकी और खिलाड़ी हॉकी के उसके लिए। अखिल देखेंगे शिवराण को दिया गया है निशानेबाजी के लिए। किसमें? लक्ष्मण पुरस्कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का 2023 में किसको दिया गया बताना है आपको। इसके बाद आते हैं आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये ऐसा पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसे ध्यान रखना है, जो कि लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम है 3 चरणों में लागू होगा। पहला चरण क्या होगा इसका कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, पहला चरण। दूसरा चरण इसका क्या होगा? पहला चरण। दूसरा चरण इसका होगा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो शिक्षिकाएं हैं उनको प्रशिक्षण मिल गया है, उसके बाद हर कस्तूरबा गांधी स्कूल में 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। 2 जो शिक्षक होंगे, मतलब पहले ये प्रशिक्षण लेंगे टीचर्स, फिर वहाँ के फिर उनको 2 टीचर्स को भेजा जाएगा हर कस्तूरबा गांधी स्कूल में, फिर वो छात्राओं को शिक्षित करेंगे। फिर तीसरा चरण होगा कि सामुदायिक स्तर पर अभियान
संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा, लेकिन पहले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, फिर शिक्षित करने के बाद उन्हें हर कस्तूरबा गांधी स्कूल में 2 शिक्षकों को भेजा जाएगा ताकि छात्राओं को शिक्षित किया जा सके। फिर तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर यह अभियान संचालित किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगला टॉपिक है छठा उत्तर प्रदेश समारोह जो है, अब छठा तो नहीं, अब 7वां हो गया, क्योंकि 24 जनवरी 2023 को पिछली साल हुआ था, तो 24 जनवरी तो इस साल निकल गई है ना। तो यहाँ पर 7वां जो उत्तर प्रदेश समारोह है उसका थीम जरा बताइएगा। तो सातवां उत्तर प्रदेश समारोह का थीम हमें ज़रा यहाँ पर आप कमेंट करिएगा क्या है। तो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 2018 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसमें 2023 का जो विषय था वो निवेश और रोजगार था, लेकिन अब 7वां उत्तर प्रदेश समारोह आ चुका है, तो उसका थीम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है 2024 के संदर्भ, क्योंकि 24 जनवरी को दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी निकल चुकी है, तो 7वां थीम जो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह वो निकल गया है, उसकी थीम आपको हमें कमेंट बॉक्स में हर हाल में बताना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक आज का क्या कहता है यहाँ पर उसको आते हैं, एक जिला एक खेल। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो है गेम की बात कर रहा है, ODOS 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यहाँ पर बात कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है, उसको थोड़ा सा देखना है। जैसे जिला, उनके परिवर्तित खेल कौन कौन से, आप यहाँ पर बस पढ़ लेना है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मथुरा हो गया, मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती ने ले लिया। बलिया, अम्बेडकर नगर, ठीक है, बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, तो यहाँ पर बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स ने ले लिया है। ठीक है, बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स ने ले लिया है। अब इसके बाद श्रावस्ती, बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी ने ले लिया है। झांकी, गोंडा और लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी ले लिया। बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल, तो जिसको हाईलाइट किया उसने वो स्थान परिवर्तित करके ले लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स किसने किसने लिया, बलिया हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया, फतेहपुर हो गया। इस तरह से अगर याद कर लें तो देख लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए एक बार, कुछ ऐसा बहुत वो नहीं है कि डू और डाई। ठीक है, यहाँ पर इतनी सारी लिस्ट है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य, ये वीडियो छोटा इसलिए क्योंकि आज हमने यहाँ पर यूपी स्पेशल जो दृष्टि आई करंट अफेयर्स की जो ये बुक है 1 ईयर का करंट अफेयर्स है, उसके पार्ट 1 को हमने परसों देखा था। कल ब्रेक था वीडियो का, तबीयत ना ठीक होने के कारण आज ये आया। कल अब जब हम आएंगे तो हम साइंस इत्यादि को वहाँ पर काफ़ी हद तक कवर करेंगे, तो साइंस वगैरह को देखेंगे, आर्थिक और कोई टॉपिक छूटे उसको देखेंगे, जल्द से जल्द इसको कराएंगे। निश्चिंत रहें, दोपहर में 1 बजे आपको ये वीडियो मिलता है, 1 बजे ही मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सुबह 6 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस आ रही हैं, उसको रेगुलर करें। इसके बाद सुबह 10 बजे आपकी क्लासेस आ रही हैं हिस्ट्री PYQ की, उसको देखें। दोपहर में 1 बजे आपकी ये आती है, और अब शाम को जल्द ही आपकी और कुछ नए प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जैसे कि हम हो सकता है जनसांख्यिकी करते हैं, जनगणना सेंसस यानी सेंसस 2011 के हम लास्ट 10 ईयर में देख सकते हैं सारा डाटा। ठीक है, या फिर उसके साथ साथ हम इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करना शुरू करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले, और हमारे इसी तरह के जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है वो हर व्यक्ति तक अवेलेबल हों। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।